हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो 12 बजे हमने सीडीपी पेपर 2 की सीडीपी के पीवाईक्यूज किए हैं। आप सभी को बहुत अच्छा लगा एंड डेली हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के करेंगे। बट हर दिन आपको 2 बजे सीटेट एसएसटी का पॉलिटी भी करना है, क्योंकि अभी हमारा इसमें 7th के ये लास्ट चैप्टर है 7th क्लास का एंड क्लास 8 के 8 चैप्टर्स। ठीक है, उसमें से भी मैंने 7th वाला करा ही दिया है, तो टोटल 7 डेज और लगेंगे, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्लासेस मिलेंगी एंड मैं सीडीपी का हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगी सीटेड जनवरी के नाम से, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है, आप प्लीज़ वहाँ ज्वाइन हो जाना, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, बाकी सारी पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से पुटिंग आउट सिस्टम्स, दादर वाला जो है व्यवस्था, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने सोचा कि पढ़ा देते हैं एंड कल आपका क्लास 8 का स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी का हमने ऑलरेडी 6, 7, 8 ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जैसा कि आप फोटो देख के ही समझ सकते हो कि बाजार में एक कमीज़, या ये है हमारा टॉपिक। ये देखिए, तो एक कमीज़, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि एक जो आप लोग रेडीमेड कपड़े मॉल में जाते हो या कहीं से भी कुछ भी खरीदते हो, आप एक शर्ट उठा के लेकर आए, एक टॉप उठा कर लेकर आए, तो उस एक कपड़े को बनाने में कितने लोगों की मेहनत होती है। जैसे कि आप यहाँ पे कपास से देख रहे हो, यहाँ पर लोगों की मेहनत दिखेगी, तो यही बेसिकली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। एंड इतने सारे लोगों की मेहनत लगती है, बट इसका फ़ायदा किसको होता है? जो धनी है, जो अमीर हैं, जो कि आप देखते हो शॉपिंग मॉल में, आप एक कपड़े लेने जाते हो, आपको 2000 से नीचे तो कोई कपड़ा मिलेगा ही नहीं। तो यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बाजार में एक कमीज़, हमको यही चैप्टर पढ़ना है कि इसमें कि कपास के उत्पादन से ये प्रारंभ होगी ये स्टोरी, एंड कमीज़ के बिकने पर ख़त्म हो जाएगी कि किस तरीके से कपास का उत्पादन हुआ, फिर वहाँ से लोगों ने कपड़े बनाए, मार्केट में गए, कपड़े आपने बेचे, लोगों ने कपड़े खरीदे, खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है, और साथ में किसको कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो ये पूरा एक समरी था। अब यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले कपास उगाना पड़ेगा, तो कुरनूल कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो कुरनूल है आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक छोटी किसान है और अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि कपास का जो प्रोसेस है ना फसल उगने का, वो बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए एक स्वप्ना नाम की लड़की है, वो रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है, डोडे आपने देखे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, इस मान लो ये इसमें जिसमें रुई भरी हुई है। ठीक है, और एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। अब मान लो रुई एकत्र हो गया, उसके बाद से स्वप्ना अपने पति के साथ कुरनूल आंध्र प्रदेश के पास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय के पास लेकर जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक सब कुछ खरीदने के लिए इतने पैसे कर्ज पे लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त बोला कि तुम मेरी एक शर्त मान लो। तो उसने वादा कर लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसको बेच देगी। तो आप समझ सकते हैं कि कपास उगाया, कितनी मेहनत की, फिर उसको उसने बेच दिया एक स्थानीय व्यापारी को। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, दूसरा जो है इसको कपास खरीद लेते हैं, फिर कपास से बीज हटाते हैं, उसको दबा करके कपास की गट्ठर बनाई जाती हैं, फिर सूत काटने की मिलों में कपास के गट्ठर खरीद लिए जाते हैं, फिर वहाँ से मिलें जो हैं कपास में मतलब धागा बनाई जाती हैं, देन वो धागा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है एक तरीके से कपड़े का। बाकी ये सारी कहानी है, आपको मन होगा तो पढ़ लेना, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये ईरोड है, ईरोड में एक दुकान है। अब ये ईरोड कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। अच्छा, एसएसटी में या फिर कहीं पे भी बेसिकली ना ये मोस्टली जो पूछ लेते हैं कि ये जगह कहाँ का है, ये जिला कहाँ का है, जैसे गुंटूर जिला है या ईरोड हो गया, ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा का बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है, और इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं, और दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। तो ये है ईरोड का कपड़ा बाजार। अब इसमें क्या होता है कि बाजार के दिनों में आपको बुनकर भी मिलेंगे, व्यापारियों के
ऑर्डर के अनुसार यहाँ पर कपड़ा भी बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं व निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें, डिमांड भी पूरी की जाती हैं जिस तरीके का कपड़ा बनाना है। ये प्रोसेस दिया गया है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से धागा बना, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे फ़ोटो के माध्यम से, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बाज़ार में एक व्यापारी की दुकान है। फिर इसके बाद से यहाँ पर व्यापारी जो है सूत लेकर आते हैं, बुनाई करते हैं, एंड यहाँ पे लास्ट में देखिए जो तैयार किया हुआ कपड़ा है उसको लेकर जाते हैं शहर में, व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो, ये फोर्थ वाला। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है दादन व्यवस्था क्या है, पूछा हुआ है। तो बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच में काम बांट देते हैं। बुनकर जो है व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टता 2 लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो उनको सूत खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। एंड बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। तो इस तरीके से इनको 2 तरीके के लाभ होते हैं। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वो बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि ये किसके लिए बना रहे हैं, किस कीमत पर बेचा जाएगा। तो कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से जो बाजार है उसका झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कपड़ा तैयार कर देते हैं। इनको पता नहीं होता है कि ये किसके लिए तैयार कर रहे हैं, कितनी कीमत पे बेचा जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्यों समझाई, ताकि मैं आपको ये पुटिंग आउट सिस्टम समझा सकूं। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, दादन व्यवस्था क्या है, इसको समझाइए। देखो, व्यापारी, अब आपको समझ में आ गया होगा, और बुनकर, इनके बीच की जो व्यवस्था होती है ना, वो पुटिंग आउट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। जो दादन व्यवस्था है ना, पुटिंग आउट सिस्टम, वो व्यापारी और बुनकर के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है। जहाँ पे जो व्यापारी है वो कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त हो जाता है। व्यापारी ने क्या किया, कच्चा माल दे दिया, उसको माल जो है मिल जाएगा तैयार। उसके बाद से भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। इसे ही बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। प्लीज़ इतना नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान रखना है, बुनकर सहकारी संस्थाएं, हमने देखा कि दादन व्यवस्था में आपने देखा कि व्यापारी जो है बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं, और व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। तो ये पूछा हुआ है कि सहकारी व्यवस्था क्या है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती हैं। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। तो ये होता है सहकारी संस्था। तो ये भी आपको नोट करना है, समझ लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछता है, देन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप आराम से कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें बटन जो है टक कर रही हैं फैक्ट्री में महिला मजदूर, देख सकते हो फोटो के माध्यम से। तो दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इरोड का व्यापारी है वो बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। फिर जो वस्त्र निर्यात करने वाली जो फैक्ट्री है इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती हैं। फिर ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी हैं जो अपने स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं, और ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर, न्यूनतम प्राइस पर जो है जो भी माल है वो खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान के उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं कि भैया पैसा भी कम देंगे बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और ये अपने ही डिमांड पे करते हैं। और सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल में जरा सा भी लेट हुआ तो ये बहुत ही सख्ती से निपटते हैं। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को मतलब सोचते हैं पूरा कर दिया जाए, भाई कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से निर्यात, जो दिल्ली के निकट जो वस्त्र निर्यात करने का कारखाना है उसमें इस तरीके से काम चलता है। ठीक है,
बाकी ये कहानी है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही यहाँ से कुछ पूछेगा। वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कमीज जो है बताया जा रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, बाकी सारी चीज़ें कितना है, लाभ कितना हुआ। कुल मिलाकर अगर मैं इसमें आपको बताना चाहूँ तो बाजार में लाभ कमाता कौन है, ये क्वेश्चन पूछता है। देखो, बाजारों की एक चेन होती है, जैसे कि रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देते हैं। अब इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। तो किसको किसको कौन कौन से लोग थे, किसने खरीदा, बेचने की प्रक्रिया में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग हुई। मतलब जितने लोग इस कपड़े बनाने में शामिल थे, क्या सबको समान पैसा मिला, सबको समान लाभ हुआ। तो कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। देखो, जो इसमें मेहनत करते हैं ना, बेसिकली जिनको हम बुनकर कहते हैं, उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता, उनसे बहुत ही कम कीमत पर लोग खरीद लेते हैं। प्रॉफिट किसको होता है कि बना बनाया जो कपड़ा है हमने लगा दिया शोरूम में, अब वहाँ से हमारी कमाई स्टार्ट होगी। तो इसलिए सभी को सेम लाभ नहीं हो पाता। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। बुनकर ने सोचिए, इतनी मेहनत की बट कितना कम कमाया है, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्स नहीं है, वो खुद जाकर नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। तो बाजार और समानता, विदेशी व्यापारी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक का जो लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से, केवल मैंने बोला ना, जो कामगार जो हेल्प करते हैं वो बहुत ही कम कमाए, इतना कम कमाए कि केवल अपनी वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारिक स्थिति बीच की है, बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई। व्यापारियों की कमाई हमेशा अधिक होती है बुनकर के कंपेयर में, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम। अब निर्यातक से तो कम ही होगा। इस तरह बाजार में सभी बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो अपने आप को दूसरे के बराबर कैसे समझेंगे। तो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़, यहाँ पर आप फोटो देखिए, इसमें ये जो कपड़ा तैयार मिलेगा ये शोरूम है। ये आप कपड़ा देख के आप जाएंगे, आपको पसंद आ गया कि ये मुझे पसंद है, ये मैं ले लूँगी या मैं ले लूँगा। अब आप सोचो कि इस एक कपड़ा को बनाने के पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत है। हमने तो बस गए, हम लोग पैसा दे दिया, उठा के लेके चले आए। कितनी ज़्यादा मेहनत है, और जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की उसको बहुत ही कम लाभ मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा, इसके ओनर को। यहाँ पे देखिए, वही चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है कि एक और बाजार लोगों को काम करने एंड उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। हमेशा कमाई सबसे ज़्यादा वही करेगा जो धनवान होगा, जो शक्तिशाली होगा। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मान लो एक गरीब है, वो क्या कर सकता है, वो खेती कर सकता है, बुनाई कर सकता है, बट वो बेच नहीं सकता है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई ज़मीन है, ना उसके पास दुकानें हैं, ठीक है। वो कहाँ पे बेचेगा, कारखाना भी नहीं है, इसलिए उनको डिपेंड रहना पड़ता है। अब गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए भी डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे कि कच्चा माल प्राप्त करने और सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता था। अभी हमने पढ़ा ना पुटिंग आउट सिस्टम, व्यापारी और बुनकर का, वो लिखा है। और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है, क्योंकि दिन रात एक कर देते हैं, चाहे वो कपास की खेती हो, चाहे किसी भी चीज़ की, उसमें बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको कमाई नहीं मिलती है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं। तो रास्ते भी आपसे पूछेगा कि क्या रास्ते हैं, तो उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखें तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर यहाँ से अगर आपसे पूछेगा कि जैसे कि कपास की खेती हुई, चाहे तमिलनाडु का जो एक जिला था इरोड, और स्टार्टिंग में क्या था आंध्र प्रदेश का वो कुरनूल, तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि किसान जो है, अगर एक कपड़ा बनाने में फ़ायदा किसको होता है, निर्यातक वालों को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। बुनकरों को कितना होता है, तो अगर आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे। टॉपिक काफ़ी छोटा था, बट ये है कि हमें ख़त्म करना है पूरी एनसीईआरटी, तो चाहे इम्पॉर्टेंट हो, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने पुटिंग आउट सिस्टम, इसमें से पूछा गया है, सहकारी संस्थाएं पूछी गई हैं कि ये किसके लिए बनाई गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी कल से आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी स्टार्ट, ठीक है। और क्लास 8 में भी मैंने 7 चैप्टर करा ही दिया है, तो 7 डेज़ में आपका ख़त्म हो जाएगा।
एंड इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग CDP वगैरह भी अब स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज 30 डेज़ है तो मोस्टली चीज़ें मैं आपको 30 दिन में बहुत अच्छे से करा दूंगी। आप चिंता मत करना, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना मैं सब कुछ एक में कवर करके आपको सारी थ्योरीज भी पढ़ाऊंगी, क्वेश्चंस आंसर भी कराऊंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।